वेलकम बैक टू लेवल एकेडमी। माई सेल्फ श्रुति शर्मा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वीडियो का वो है, उसका नाम है यूरिन एनालिसिस मीन्स यूरिन एग्जामिनेशन। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हमें क्या क्या कवर करना है, बेसिकली यूरिन के इंडिकेशंस, यूरिन का कलेक्शंस और एग्जामिनेशन का फर्स्ट पार्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, ये तीनों चीज़ें आज के वीडियो में हम पूरा करने वाले हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे इसके नोट्स भी मिल जाएंगे पॉइंट टू पॉइंट, और यहाँ पे ईजी हिंदी लैंग्वेज में पूरा आपको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, जितना कि आपको एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट सफिशिएंट लिखने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि यूरिन इंडिकेशंस फॉर यूरिन एनालिसिस। तो इंडिकेशंस फॉर यूरिन एनालिसिस में देखिए कि यहाँ पे इंडिकेशंस का मतलब क्या होता है। जैसे हम रोड पे चल रहे होते हैं तो हमारी गाड़ी से जब हमें लेफ्ट या राइट में जाना है तो हम क्या देते हैं, इंडिकेशंस देते हैं। इंडिकेशन का मतलब क्या होता है कि फर्दर जो एक्शन होने वाला है या फर्दर कोई चीज़ है, हमें जैसे जिस साइड में हमें जाना है तो हमें इंडिकेशन देना पड़ता है आगे वाले को समझाने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे यूरिन का सैंपल अगर लैब में दे रहे हैं तो कोई ना कोई तो इंडिकेशन हमारी बॉडी के अंदर हमें मिले होंगे, इसलिए हम लोग यूरिन का टेस्ट करवाते हैं। तो यूरिन का टेस्ट करवाने के पीछे का जो रीज़न होता है, जो बिहाइंडिंग रीज़न होता है, कॉज होता है या सिम्टम्स मान लीजिए, तो उसको हमने बेसिकली यहाँ क्या बढ़ दिया है, इंडिकेशंस। ठीक है, तो सस्पेक्टेड रीनल डिजीज लाइक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पॉलीनेफ्राइटिस एंड रीनल फेलियर। तो पहली बात तो जो रीनल का मतलब होता है, उसका मतलब होता है किडनी। तो किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लोमेरुलस। उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 लाख से ज़्यादा मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन। उस नेफ्रॉन के अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है या कोई सूजन हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कोई नेक्रोसिस हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्राइटिस। ओके, नेफ्रोटिक नेफ्राइटिस सिंड्रोम, यानी कि जब कोई डिजीज बहुत अच्छे लेवल पे हो जाती है, बड़े लेवल पे हो जाती है, तो वो सिंड्रोम में आ जाती है। पॉलीनेफ्राइटिस यानी बहुत सारे नेफ्रॉन के अंदर प्रॉब्लम हो रही, बहुत सारे प्रॉब्लम के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो पीछे क्या लगा हुआ है इसके, इटिस। जहाँ पे भी आपको इटिस या सिस मिल जाए ना तो बेसिकली वो डिजीज कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है रीनल फेलियर, यानी कि अगर यहाँ पे रीनल फेलियर का मतलब क्या है कि किडनी जो होती है हमारी, वो किडनी क्या करती है, बेसिकली जब फेल हो जाती है उस टाइम भी सबसे पहले यूरिन से ही मॉनिटर किया जाता है। किडनी को डायरेक्ट किडनी का ऑपरेशन नहीं होता है, चाहे किडनी आपकी ट्रांसप्लांट हुई है, चाहे किडनी के ऊपर आपका जो भी चल रहा है एग्जामिनेशन, तो बार बार आपको यूरिन का सैंपल बार बार उसमें कलेक्ट किया जाएगा कि यूरिन उसमें से आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा डिटेक्टेशन ऑफ यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम शॉर्ट भाषा में बोलते हैं यूटीआई। तो यूटीआई बेसिकली क्या चीज़ है कि आपके किडनी से लेके आपके यूरिन मार्ग तक से यूरिन के बाहर आने तक का जो भी मार्ग है, उस पूरे मार्ग में, उस पूरे ट्रैक्ट में कहीं पे भी अगर इन्फेक्शन हो गया है तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कोई बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल हो सकता है या कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन है, पर अगर आपको यूटीआई हुआ है तो यूटीआई बेसिकली टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने वाला जो सैंपल है वो कौन सा है, यूरिन। इसके अलावा डिटेक्टेशन एंड मैनेजमेंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज मेलाइटिस। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, तो देखिए बेसिकली जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं होती, उनके शुगर, उनकी यूरिन में कभी भी शुगर नहीं आती है। तो शुगर किस पेशेंट में आती है, ऐसे पेशेंट जो कि डायबिटिक होते हैं, चाहे वो हेरिडिटी वाले डायबिटिक हो या मीठा खाने वाले डायबिटिक हो। लेकिन डायबिटीज पेशेंट में सबसे ज़्यादा ब्लड के साथ मॉनिटर करने वाला अगर साइमल्टेनियसली कोई सैंपल है तो उसका नाम है यूरिन। यूरिन के अंदर देखा जाता है केमिकल टेस्टिंग से कि उसकी बॉडी के अंदर शुगर निकल रही है, क्योंकि यूरिन एक बहुत काम का चीज़ है, एसेंशियल चीज़ है। वो बॉडी से बाहर नहीं आना चाहिए, अगर आ रही है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम पेशेंट को चल रही है। इसके अलावा डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ जॉन्डिस। तो हम सबको पता है कि जब पीलिया होता है तो पीलिया में सबसे पहले यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा, डार्क येलो हो जाएगा। पेल येलो तो हम सबका कलर होता है, वो हम आपको आगे समझाएंगे कि पेल कलर, हम सबके यूरिन का पेल कलर येलो क्यों होता है। पर उससे थोड़ा अगर डार्क कलर होता है तो वो जॉन्डिस का रीजन बन सकता है। वो क्यों आता है, क्योंकि बिलिरुबिन हम इसमें से रिलीज होने लग जाता है। बिलिरुबिन क्या एक पिगमेंट है। इसके अलावा डिटेक्टेशन मैनेजमेंट ऑफ प्लाज्मा सेल डायसीरियसिस, मतलब कि यहाँ पर इसका मतलब होता है एबनॉर्मल। तो कहने का मतलब है कोई भी आपकी बॉडी की प्लाज्मा सेल के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई एबनॉर्मलिटी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये सब कहाँ पड़ी हुई है, ब्लड में, और ब्लड से ही वो छन के आ रहा है आपकी यूरिन में। तो कोई भी एबनॉर्मलिटी अगर होगी तो वो भी आप यूरिन से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे मेजर कॉज क्या है, प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में सबसे पहले जो टेस्ट किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, यूरिन के से किया जाता है। तो ये बेसिकली आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यूटीआई, डायबिटिक एंड जॉन्डिस एंड साथ में
ये प्रेगनेंसी वाले कुछ ऐसे जो कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें देखेंगे आगे यूरिन का कलेक्शन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूरिन का कलेक्शन, ये भी एग्जाम में आता है बेसिकली। तो देखिए आप मैंने यहाँ पे दो तरह का डायग्राम बना हुआ है कि एक तरह का तो डायग्राम आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये वाला है। एक तरह का डायग्राम क्या है, ये एक तरह से कंटेनर दे रखा है और एक ये कंटेनर दे रखा है। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, पहले कलेक्शन ऑफ यूरिन देख लेते हैं कि देखिए कलेक्शन ऑफ यूरिन का मतलब क्या होता है कि यूरिन को कलेक्शन करने का भी एक प्रोसेस होता है। पहली बात, यूरिन को कलेक्शन किस में किया जाता है, एक साफ सुथरी स्टेराइल कंटेनर जो होता है, जो कि हमें लैब वाले देते हैं, उसके अंदर। पहले के ज़माने में जब ये चीज़ें नहीं थी, डिस्पोजल कंटेनर नहीं बने थे, लोग घर के डिब्बियों में सैंपल देते थे। किससे धोते थे, नल के पानी से धोते थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टैप वाटर और आरओ वाटर में क्या फ़र्क होता है। तो टैप वाटर में खुद में भी गंदगी होती है, ठीक है, उसमें भी खुद में बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं, कोई और टोटल डिजॉल्व सॉलिड प्रेजेंट हो सकते हैं जो आपके सैंपल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो हमें कभी भी होम कलेक्शन वाले टाइम पे हमें घर का सैंपल जो है, आप लैब से आपको एक डिब्बी या कंटेनर दिया जाएगा, उसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है ताकि और उसके अंदर एबनॉर्मलिटी आपकी साइड से ना हो। एक्चुअल टेस्ट अगर आपको करना है कि आपकी किडनी से पास होने वाला जो लिक्विड है वो कैसा होगा या उसमें क्या एबनॉर्मलिटीज आएंगी, एक्चुअली हमें वो चेक करना है। तो सबसे पहले कलेक्शन सही होना चाहिए, तभी यूरिन एनालिसिस का एग्जामिनेशन सही होगा। नहीं तो उसके लिए खुद पेशेंट जिम्मेदार है अगर उसकी रिपोर्ट सही नहीं आ रही है तो यहाँ पे एक बड़ी पीपीसी दिख रही है आपको और देखिए छोटी दिख रही है। तो ये तो बेसिकली यूरिन के रूटीन वगैरह या कल्चर में यूज होती है। जब कोई पेशेंट की किडनी की कोई, जब हमें बहुत बड़े लेवल पर हमें इसकी जांच करनी होती है तो 25 यूरिन कलेक्शन कंटेनर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट का जैसे आज मॉर्निंग का अगर 8 बजे का कोई सैंपल है तो कल मॉर्निंग के 8 बजे तक, यानी टोटल 24 आवर में जितना भी इसकी किडनी ने यूरिन का फॉर्मेशन किया है, जितना उसकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हुआ है कि यूरिन, वो पूरा की पूरा उसको जब जब उसको यूरिन आएगा तो इसके अंदर डालते जाना है। देन ये सैंपल फिर लैब में जाएगा, देन उसके लेवल पे फिर और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टेस्ट वहाँ पर किए जाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे जो दो डायग्राम दे रखे हैं वो आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा स्टार्ट करते हैं कलेक्शन ऑफ यूरिन। तो कलेक्शन ऑफ यूरिन में यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी आ रही है, जैसे फर्स्ट मॉर्निंग मिड स्ट्रीम प्रीफर्ड फॉर रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन, रैंडम मिड स्ट्रीम रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन, फर्स्ट मॉर्निंग मिड स्ट्रीम क्लीन कैच बक्टल एग्जामिनेशन, पोस्टप्रैंडल 24 आवर कैथेटराइज या प्लास्टिक बैग। कैथेटराइज मतलब जैसे किसी किडनी पेशेंट के अगर कोई कैथेटर लगा हुआ है तो उस टाइम पे भी कोई अगर कोई बैक्टीरिया तो उसके अंदर नहीं लग गया है पेशेंट को, तो उसके लिए यूटीआई तो नहीं हो गया है, उसके लिए भी यूरिन का कलेक्शन किया जाता है। प्लास्टिक बैग, कोलोस्टोमी बैग या अराउंड जेनेटर इन्फेंट या फिर इनकॉन्स्टिट्यूट एडल्ट, यानी कि अभी मैं आपको इसको और डिटेल में आगे समझाऊंगी इसमें। इसके अलावा आइडियल कंटेनर फॉर यूरिन कलेक्शन रूटीन एनालिसिस, यानी कि क्लियर बॉटल चाहिए, 20 से 30 ml कैपेसिटी की चाहिए, 15 ml मिड स्ट्रीम सैंपल कलेक्टेड। कौन सा कैसा चाहिए, वाइड माउथ, यानी कि जैसे चौड़ा मुंह वाला कंटेनर चाहिए जिसमें आप यूरिन का सैंपल उसके अंदर जा पाए। ड्राई होना चाहिए, पहले से गीला नहीं। ऐसा होता है ना कि घर में हमने डिब्बी को पानी से धोया और यूरिन कलेक्शन कर लिया, ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। केमिकली क्लीन होना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए, यानी कि ढक्कन उसका पूरा बंद होना चाहिए। नहीं तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट में जितने भी अगर बैक्टीरिया है तो वो उसके अंदर चले गए तो पेशेंट को सैंपल के अंदर एग्जामिनेशन उसका सही से नहीं हो जाएगा। टाइट फिटिंग स्टॉपर होना चाहिए डिस्पोजेबल होना चाहिए, मीन्स दैट कि अगर आपने एक कंटेनर यूज़ में लिया उसको फिर आप डिस्कार्ड करना है, दोबारा उसको यूज़ नहीं लेना है। स्पेस फॉर लेबलिंग, यानी कंटेनर का साइज इतना होना चाहिए कि हम वहाँ पर पेशेंट का जैसे कि एज होता है, उसका सेक्स होता है और उसके जो नाम होता है उसका, वो सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है, जो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है उस पर हम मेंशन कर पाएँ। आगे हम देखेंगे कि यूरिन कलेक्शन के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए बेकायदा मैंने आपके लिए यहाँ पर एक टेबल सी बना रखी है, टेबल को आपको ध्यान से देखना है। अगर आपको ये टेबल याद हो गई है तो इसका मतलब ये है कि आपको यूरिन कलेक्शंस को लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आप इसको पूरा एज ए टेबल कलेक्शन में ही याद करें। तो देखिए हम यहाँ पर हमने डायग्राम से भी आपको समझा रखा है कि मान लीजिए टाइप्स ऑफ यूरिन सैंपल, किस टाइप का यूरिन सैंपल हमको यहाँ पे लेना है, कैसे तो हमें इसको कलेक्ट करना है और उसका करके हमको पर्पस क्या है, यानी हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पर। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि टाइप ऑफ यूरिन सैंपल का मतलब क्या है, किस टाइप का यूरिन सैंपल चाहिए, कैसे कलेक्ट करना है और उसका पर्पस क्या है, यानी इसका टेस्टिंग कैसे, कौन से टेस्ट के लिए हम कर रहे हैं।
तो यहाँ पे वेराइटीज़ दे रखी है कलेक्शन की। तो रैंडम यूरिन सैंपल करते हैं हम एनी टाइम। रैंडम का मतलब होता है ना कभी भी। रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन यूरिन का आप कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग यूरिन यानी सुबह उठते ही जो पहला सैंपल होगा अर्ली मॉर्निंग यूरिन, तो बेसिकली वो किसके लिए किया जाता है, वो किया जाता है जैसे आप जगह पहला यूरिन आप पास कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग में, तो प्रोटीन, शुगर, माइक्रोस्कोपी, क्योंकि उसमें क्या होगा कि जो आपका ब्लडर में यूरिन इकट्ठा हुआ है ना, तो रात भर की मेटाबॉलिक रिएक्शन के बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूट होने होंगे वो आपके पहले यूरिन के अंदर होते हैं, क्योंकि वो डिस्कार्ड हो जाएंगे तो फिर वो फाइंडिंग आपको अच्छे से नहीं मिल पाएगी। ठीक है, अगला आता है मिड स्ट्रीम क्लीन कैच यूरिन, MSU जिसको हम जानते हैं मिड पार्ट ऑफ यूरिन आफ्टर क्लीन जेनिटल एरिया। देखिए ये वाला जो सैंपल है वो क्यों करते हैं, पहले तो हम देखते हैं यूरिन कल्चर या UTI के लिए। देखिए यूरिन कल्चर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए किसी पेशेंट का सैंपल है यूरिन का, ये सैंपल जाता है आपके माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में, जिसमें कि ये देखा जाता है कि उस पेशेंट को अगर UTI हुआ है तो बेसिकली कौन से बैक्टीरिया से उसको UTI हुआ है, ताकि उसको इलाज चालू हो सके, उसका मेडिकेशन हो सके, उसको एंटीबायोटिक हम दे सकें। लेकिन इसको करने का तरीका क्या है, मिड पार्ट ऑफ यूरिन, मतलब कि जैसे ही आप यूरिन करने बैठे आपको कलेक्ट सैंपल करना है तो थोड़ा सा यूरिन पास करना है, बीच वाला यूरिन फिर आपको उसमें कलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ पे ना आपका हाथ लगना चाहिए, ना थाइस का टच होना चाहिए, ना किसी कपड़े के टच होना चाहिए। वो यूरिन सीधा किसमें कलेक्ट होना चाहिए, वो कलेक्ट होना चाहिए। मिड का मतलब क्या है, बीच का यूरिन। ठीक है, थोड़ा यूरिन पास किया, बाद का यूरिन हमने क्या करा, उसको कंटेनर में कलेक्ट कर दिया विदाउट एनी टच, एनी जगह पर कहीं पे भी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर है कंटेनर 24 आवर यूरिन सैंपल, जैसे कि हमने ऊपर अभी बताया था ना आपको डायग्राम में। तो ऑल यूरिन कलेक्टेड फॉर 24 आवर, यानी कि आज की 12 बजे से दिन के कल 12 बजे तक का, या 8 बजे से सुबह 8 बजे से कल के 8 बजे तक का टोटल यूरिन कितना बन रहा है वो देखने के लिए हम यहाँ पे, जैसे किसी पेशेंट को जब बहुत ज़्यादा किडनी में प्रॉब्लम होती है तो बेसिकली प्रोटीन देखा जाता है, क्रिएटिनिन देखा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट को मेजर किया जाता है। उन सब के लिए 24 यूरिन को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कैथेटराइज यूरिन कलेक्टेड यूजिंग कैथेटर व्हेन पेशेंट कैन नॉट पास यूरिन। देखिए जब किसी पेशेंट का ऑपरेशन होता है, ठीक है, पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा है, किडनी का हो रहा है, कोई सर्जरी हो रही है, तो उसको क्या करते हैं, वो बेड पे बैठा रहता है तो उसके हम यहाँ पे कैथेटर भी लगा सकते हैं, या कोई जब कोई बड़ा सीवियर ऑपरेशन होता है तो वहाँ पे यूरिन कैथेटराइज लगाया जाता है, तो पेशेंट वहाँ से यूरिन पास नहीं कर सकता है, नीचे से की साइड से तो नहीं कर सकता ना। तो कैथेटराइज यूरिन में देखा जाता है कि उस कैथेट जो उसकी बॉडी के अंदर लगा हुआ है ना, उस कैथेट के अंदर कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। ठीक है, साथ में सुप्राप्यूबिक एस्पायरेशन, सुप्राप्यूबिक एस्पायरेशन यूरिन एस्पायरेट फ्रॉम ब्लडर। डायरेक्ट यूरिन को हमने कहाँ से लिया है, यहाँ पर डायरेक्ट यूरिन को हमने लिया है बेसिकली यहाँ पर हमने लिया है ब्लडर से। ठीक है, किस में लिया है, लेकिन स्टेराइल सैंपल इन्फेंट में करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनका सैंपल लिया जाता है। टाइम यूरिन सैंपल यानी कि टाइम्ड यूरिन कलेक्टेड एट फिक्स्ड टाइम इंटरवल, यानी कि जो भी आपको टाइम दे रखा है डॉक्टर ने कि इससे पहले ये कराना है, इससे 2 घंटे बाद ये कराना है, 2-3 घंटे बाद ये करवाना है। ऐसा डॉक्टर कब बोलता है, जब कोई आपकी कोई हार्मोनल की स्टडी होती है, या कोई नीरल या फिर कोई किडनी की कोई स्टडी कर रहे होते हैं, तो बेसिफिकली टाइम दिया जाता है कि आपको 2 बजे करना है, 4 बजे करना है, 6 बजे करना है, वैसे टाइम। पोस्ट प्रेंटल यूरिन कलेक्टेड आफ्टर मील, यानी कि जब डायबिटीज का टेस्ट होता है तो सुबह एक फास्टिंग का सैंपल होता है, उस टाइम भी आप यूरिन देना है, और 2 घंटे बाद खाना खाने की जो शुगर चेक होती है तो उसके बाद वाला यूरिन भी देखना है। एग्जैक्टली वी वांट टू नो दैट कि हाउ मच शुगर आर कमिंग इन यूरिन, यानी कि कितना यूरिन के अंदर शुगर पेशेंट के खाने से पहले और खाने के बाद आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट प्रेंटल। इसके अलावा फास्टिंग यूरिन कलेक्टेड आफ्टर ओवर फास्टिंग कीटोन बॉडी शुगर। तो देखिए फास्टिंग यूरिन का मतलब ये है कि हम जो ओवरनाइट के बाद जो भी हमारा जो पहला यूरिन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फास्टिंग यूरिन, जिसके अंदर कीटोन बॉडीज निकलती है, उसको चेक करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कि फास्टिंग यूरिन के बाद हम देखेंगे फर्स्ट अवॉइड यूरिन, यानी कि फर्स्ट पोर्शन ऑफ यूरिन स्ट्रीम यूरेथ्रल इन्फेक्शन फील्ड से, यानी कि यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो यूरिन स्ट्रीम है उसका हम पहला सैंपल इसमें कलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली यूरेथ्रा के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पे हम देखेंगे यूरिन का प्रिजर्वेशन। तो बेसिकली यूरिन का प्रिजर्वेशन का क्या मतलब होता है, तो यूरिन का प्रिजर्वेशन का मतलब है यहाँ पर, 1 मिनट मैं आपको यहाँ पे सेट कर दूँ इसको।
तो यूरिन का जो प्रिजर्वेशन है, मतलब कि यूरिन का प्रिजर्वेशन का क्या, प्रिजर्वेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़, जैसे कि बाहर से आप कोई ड्रिंक लेते हैं, कोको कोला लिया, रियल जूस लिया, या ये जितनी भी ड्रिंक्स आती है ना, ये आपने एक बार उसको ढक्कन खोला और आप उसको पी रहे हैं, तो लेकिन अब उसको क्या करना है, प्रिजर्वेटिव करना है, क्योंकि जब तक आप उसको पूरा कंज्यूम नहीं कर लेंगे तो वो जल्दी से कोई चीज़ ख़राब नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि उसको आपको आगे भी कंज्यूम करना है। तो बेसिकली वो कुछ हमारे ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जो इसके अंदर डाल दिए जाते हैं, जैसे फूड ग्रेड केमिकल एजेंट होते हैं जो कि एज ए प्रिजर्वेटिव कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ड्रिंक है वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है, ख़राब नहीं होता है। प्रिजर्व का मतलब ही एक तरह का बचाना ही होता है, किसी भी चीज़ को ख़राब करने से बचाने के लिए। तो यूरिन सैंपल मस्ट बी टेस्टेड इन द लेबोरेटरी विद इन 2 आवर्स ऑफ कलेक्शन टू गेट द करेक्ट रिजल्ट। अगर आपको किसी पेशेंट का करेक्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको लेबोरेटरी में सैंपल के जाते ही कितने घंटे में सैंपल का टेस्ट करना है, 2 आवर्स के लिए, मतलब 2 आवर्स में माना जाता है कि फाइंडिंग सही आती है। अगर इफ डिलेड तो आप क्या करेंगे, रेफ्रिजरेट कर देंगे। जैसे ही आपने यूरिन का सैंपल आया लैब के अंदर, आप पता है आपको कि लेट होने वाला है, तो कम से कम भी यूरिन रूटिंग के टेस्ट के लिए 8 घंटे तक आप फ्रिज में सैंपल को रख सकते हैं, 4 से 6 डिग्री पर। डिफरेंट प्रिजर्वेटिव यूज्ड है, यानी कुछ ऐसे डिफरेंट प्रिजर्वेटिव भी हैं जो कि हम इसमें यूज़ करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ 24 आवर यूरिन सैंपल फॉर एड्रेनल, नॉन एड्रेनल, विनाइलिक एसिड एंड स्टेरॉइड। इट इज गुड फॉर हार्मोनल स्टडी बट बिकॉज ऑफ ए लो pH इट डिस्ट्रॉयड फॉर्म्ड एलिमेंट एंड एनहेंस यूरिक एसिड प्रेसिपिटेशन। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमको यहाँ पे बेसिकली ये ध्यान रखना है, यहाँ पे किसकी बात चल रही है, HCl की। तो आप केवल या तो यहाँ पे केवल ये समझ सकते हैं कि HCl का एक प्रकार का प्रिजर्वेटिव है जो कि यूरिन के 24 यूरिन को क्या करता है, उसको प्रिजर्व करता है। जो भी पेशेंट जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह पे होते हैं या जो नॉन एड्रेनल होते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर यूरिन की स्टडी या हार्मोन की स्टडी करने के लिए हमें यूरिन को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। क्यों करना जरूरी है? क्योंकि अगर एक तो पहले आप टेस्ट लेट कर रहे हैं, ऊपर से उसके अंदर जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूट उसकी बॉडी से निकल के आए और फिर आपने इसको डिले और कर दिया, तो धीरे धीरे वो चीज़ें क्या हो जाएगी, डिटेरियोरेट ना हो जाए, इन पर कोई गलत इंपैक्ट ना पड़ जाए सैंपल के ऊपर। इसलिए टायोलिन की बात करें तो फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ एक्ट एज ए फिजिकल बैरियर फॉर बैक्टीरिया एंड एयर। इट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ केमिकल्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि एज ए मतलब कि ये वाला जो टाइलिन जो टेस्ट होता है, तो हमारे यूरिन सैंपल में 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, बायोलॉजिकल और केमिकल। ध्यान से समझिए। तो हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि थिन लेयर ओवर द सरफेस। तो यूरिन की सरफेस के ऊपर एक कैसी क्या बन जाएगी, थिन लेयर बन जाएगी। एक्ट एज ए फिजिकल बैरियर। तो किसके लिए है ये कि यानी टाइलिन जब आपके यूरिन के ऊपर दिखेगा ना तैरता हुआ, तो इससे बैक्टीरिया जो है वो इसके अंदर नहीं आ पाएगा, बैक्टीरिया यूरिन के अंदर नहीं जा पाएगा, ताकि उसकी जो और पैरामीटर उस पर इफेक्ट ना पड़े। तो इट इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ केमिकल्स। तो यानी ऐसा यूरिन जो कि हमारी लैब में आए, जैसे किसी पेशेंट के किसी स्पेसिफिक केमिकल पर जांच होनी है, अब मान लीजिए वो जांच डिले हो गई है, तो हम क्या करें, उसके अंदर टाइलिन का ऐड करते हैं। ठीक है, तो आपको पर्पस ऑफ कैटेगरी देखना पड़ेगा कि पर्पस क्या है हमारे सैंपल का, उसके हिसाब से एक्शन लेना पड़ेगा। तो criteria for ideal preservative, an ideal preservative should prevent the growth of bacteria and molds. It should not interference the accuracy physical, chemical, macrobial examination. यहाँ पर जो भी आप प्रिजर्वेटिव यूज़ करेंगे यूरिन में, तो बेसिकली हमको ये ध्यान रखना है कि कोई भी सैंपल के एक्यूरेसी पे कभी भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, चाहे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो, चाहे केमिकल हो, चाहे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हो। अदरवाइज नहीं तो सैंपल लेने का कोई सेंस नहीं है और पेशेंट के सैंपल की रिपोर्ट जो होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। तो शुड बी रिलायबली सोल्यूबल, लो कॉस्ट एंड प्रिफरेबली सोली सो दैट वॉल्यूम इज नॉट इंटरफेरेंट विद। यानी कि हम जब भी इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे तो लो कॉस्ट वाले करने हैं, ऐसे करने हैं जो कि यूरिन में सोल्यूबल हो जाए, घुल जाए, और साथ में ये किसी यूरिन के वॉल्यूम को ज़्यादा ऊपर ना बढ़ा सके ना इसको घटा सके। द बेस्ट वे ऑफ प्रिजर्वेटिव यूरिन बिफोर एग्जामिनेशन इज रेफ्रिजरेशन। देखिए ये तो एक नेचुरल प्रिजर्वेशन हो गया ना, रेफ्रिजरेशन क्या हो गया, एक नेचुरल प्रिजर्वेशन। यहाँ पे हमने किसी भी केमिकल एजेंट की बात नहीं करी है। ठीक है, यूरिन आया, हमने फ्रिज में डाल दिया, और क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर कैसा होता है, लो होता है, लो पे तो बैक्टीरिया उगता नहीं है, तो वहाँ पर हम इसको वैसे नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊँ तो लैब में सबसे ज़्यादा फ्रिज का ही यूज़ किया जाता है rather than a substance. It prevents bacteria growth and this is a minimal chance of chemical alteration. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो यहाँ पर बैक्टीरिया है,
बैक्टीरिया नहीं आए, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो, कोई केमिकल अल्ट्रेशन का मतलब होता है उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो, यूरिन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं हो, उसी टाइप के हमें यहाँ पर प्रिजर्वेटिव लेना है। इसलिए हमने इसको क्या बोला है, क्राइटेरिया फॉर आइडियल प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव तो बहुत सारे होते हैं ना, हमको वो प्रिजर्वेटिव लेने हैं जो हमारे यूरिन एग्जामिनेशन के कॉन्स्टिट्यूट पर कोई इफेक्ट ना करे। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूरिन एग्जामिनेशन, जो कि खुद कितने टाइप का है। तो बेसिकली ये 3 टाइप का होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो आज हम क्या कवर करेंगे, केवल फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में देखिए आप, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में देखिए कि इसका जो सबसे पहले हम देखेंगे वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम दिखा रहा है आपको इस तरह से, ये वाला जो कंटेनर इसमें स्केल बना हुआ है ये वॉल्यूम आपको दिखा देगा, ठीक है। तो एवरेज 24 यूरिनरी आउटपुट एडल्ट इन 600 से 2000 ml। कहने का मतलब ये कि 24 घंटे के अंदर कोई भी एक ह्यूमन को कितना यूरिन पास कर सकता है, वो 600 से 2000, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू है। द वॉल्यूम वेरीज अकॉर्डिंग टू फ्लूइड इनटेक, डाइट, क्लाइमेट। अब ये दुनिया में इतने लोग रहते हैं तो दुनिया में सबके यूरिन का जो फॉर्मेशन होगा या जो उसका वॉल्यूम होगा वो सब क्या होगा, अलग अलग होगा। डिपेंड करेगा कि सर्दी चल रही, गर्मी चल रही, विंटर चल रहा है। क्योंकि देखिए आप, अगर हम समर की बात करें तो हमारी बॉडी से पानी यूरिन के थ्रू नहीं, सब पसीने के रूप में भी बाहर आ रहा है, पर हमारा पानी हमें गर्मी में ज़्यादा पीना पड़ता है। विंटर की बात करें तो विंटर में हम सब लोग कोई भी ऐसे जो है पसीने के फॉर्म में तो आता नहीं है, तो ज़्यादातर यूरिन जो आएगा वो आपको यूरिन करके ही यूरिन को बाहर निकालना पड़ेगा। तो फ्लूइड इनटेक पे बहुत मायने रखती है चीज़ें कि आप पानी कितना पी रहे हैं, कितना ले रहे हैं। एबनॉर्मलिटीज ऑफ यूरिन वॉल्यूम आर, यानी कि वॉल्यूम पार्ट पर वॉल्यूम 2 तरह का होता है। एक वॉल्यूम वो होता है जो कि आप यूरिन में सैंपल दे रहे हैं, 50 ml दे रहे हैं, 100 सैंपल दे रहे हैं लैब में। एक वो वॉल्यूम होता है जो कि आपकी किडनी बनाकर आपकी बॉडी से उसको बाहर कर रही है यूरिन के फॉर्म में। तो पॉलीयूरिया मीन्स यूरिनरी वॉल्यूम 2000 से ज़्यादा ml अगर आपने निकाला है यूरिन को 24 आवर्स के अंदर, तो क्या हो जाएगा, आपको पॉलीयूरिया हो जाएगा। यानी कि ये कैसा कहलाएगा कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है पेशेंट को, या ज़्यादा यूरिन ये निकालना चाह रहा है। तो ये कैसे पेशेंटों में होती है, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस, क्रोनिक रीनल फेलियर और डायबिटिक थेरेपी। कहने का मतलब क्या है, डायबिटीज मेलाइटस, इंसिपिडस, ये सब क्या है, एक तरीके के ये डायबिटीज के सिम्टम्स हैं जो कि पेशेंट को हो जाती हैं और उनमें यूरिन लोगों को ज़्यादा निकलता है। साथ में देखते हैं ओलिगोयूरिया मीन्स यूरिन वॉल्यूम 400 से कम पर ml पर 24, यानी कि उसने पूरे एक दिन के अंदर कितना यूरिन निकाला, 400 ml से भी कम निकाला, जो कि बहुत कम अमाउंट है। तो ओलिगोयूरिया बोला जाता है, यानी कि यूरिन आपका कम निकल रहा है बॉडी से। क्यों हो रहा है ये, इसका ये इंडिकेशन हो सकता है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, कंजेस्टिव या कार्डियक फेलियर या डिहाइड्रेशन, यानी उसने या तो पानी कम पिया होगा, उसको कोई ग्लोमेरुलर प्रॉब्लम हो गई होगी, या फिर कोई कार्डियक फेलियर कंडीशन में होता है। एन्यूरिया मीन्स यानी कि स्टॉप ऑफ यूरिन या 100 ml से भी कम यूरिन, यानी ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यूरिन किडनी से बनना ही बंद हो जाता है या यूरिन बाहर आना ही बंद हो जाता है, या आता भी है तो कितना होता है, मात्र 100 ml या उससे भी कम। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, बेसिकली एन्यूरिया, जैसे कि शॉक हो गया, हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गई, एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया, या कंप्लीट यूटीआई हो सकता है, या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, कोई रुकावट हो सकती है यूरिन के बाहर आने में, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। तो देखिए यूरिन एग्जामिनेशन में हमने 3 पार्ट पढ़ा था। पहला कौन सा पढ़ा था, फिजिकल, दूसरा केमिकल और तीसरा माइक्रोस्कोपिक। तो दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन का जो ये वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है, कलर। कलर इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर द यूरिन बिकॉज क्योंकि कलर से ही आप पता लगा लेते हैं कि किस पेशेंट को कितना खतरा है, ठीक है। कैसे लगा लेते हैं आगे बताएंगे कि नॉर्मल यूरिन कलर इज ए फ्रेश स्टेट ऑफ पेल येलो अंबर एंड इज ए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरियस पिगमेंट कलेक्टिवली कॉल्ड यूरोक्रोम। तो यूरिन का जो हमारा सबका जो पेल येलो कलर होता है, बेसिकली वो क्यों होता है पेल येलो, क्योंकि हम सबके यूरिन में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है यूरोक्रोम, जिसकी वजह से यूरिन का कलर कैसा होता है, येलो। ये यूरोक्रोम नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब है इसके कलर और इसकी कंडीशन। कलर क्या क्या है, कलरलेस ड्यू टू डायबिटीज या मेलाइटस या इंसिपिडस हो गया या ओवर हाइड्रेशन। रेड का मतलब ये है हेमेटोयूरिया। रेड कलर यूरिन बहुत हाई एलर्ट यूरिन होता है लैब के अंदर। इसका मतलब ये है कि उस पेशेंट की किडनी से क्या हो रही है, आरबीसी रिलीज होकर यूरिन में आ रही है। अब हेमेटोयूरिया का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई आरबीसी ही आ रही है पूरी टूटकर, तो हेमेटोयूरिया हो गया। तो फिर हम यहाँ पे बात, एक और वर्ड लिखा हुआ है आगे, आपने गौर किया हो तो क्या है, हीमोग्लोबिन यूरिया, यानी कि यूरिन के अंदर
जो आप अगर यूरिन को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो बाद में भी उसका कलर क्या रहता है, रेड ही रहता है। तो हीमोग्लोबिन मतलब एचबी का उसके अंदर पाया जाना। और पॉलीफेरिया, मायोग्लोबिनुरिया, ये सब भी किससे रिलेटेड है, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है। तो हीमोग्लोबिन बेसिकली आपकी बॉडी में खुद कैसा कलर दे रहा है, रेड ही देता है। हमारे बॉडी के हर अंग, हमारे बॉडी में जो रेड कलर है वो किसकी वजह से हो रहा है, रेड कलर आरबीसी की वजह से हो रहा है, एचबी की वजह से हो रहा है। तो लेकिन वो यूरिन में तो नहीं आना चाहिए ना, यूरिन में बेसिकली खून नहीं आना चाहिए। तो डार्क ब्राउन और ब्लैक यानी कि एल्कोपोट्रोयूरिया या मेलेनोमा यानी मेलेनिन, आपने सुना होगा मेलेनिन के प्रकार का एक पिगमेंट है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे जिन पेशेंटों को झाइयाँ वगैरह हो जाती है चेहरे पर, तो वहाँ पे मेलेनिन का स्राव ज़्यादा होता है। तो ये भी एक ब्लैक कलर को पिगमेंट प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में। तो ये यूरिन के कलर को भी क्या कर सकता है, ब्लैक कर सकता है। ब्राउन किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन यूरिया की वजह से, कंसनट्रेटेड यूरिन हो गया। येलो ग्रीन, और ग्रीन तो बिलीवर्डिन की वजह से होती है। डीप येलो विथ येलो फॉर्म अगर आ रहा है तो हम इसमें क्या कंडीशन दे रहे हैं, बिलरुबिन। बिलरुबिन आ रहा है तो बिलरुबिन को हमें माइक्रोस्कोपी देखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा ऑरेंज, ऑरेंज येलो, येलो ऑरेंज, ऐसे बहुत सारे यूरिन के कलर होते हैं जैसे आप बना सकते हैं। ऑरेंज कलर की अगर मैं बात करूं तो आपकी बॉडी में से यूरिनोबिलोनिजोन, ये भी एक प्रकार का हीमोग्लोबिन का बाय प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से यूरिन का कलर कैसा हो जाता है, ऑरेंज कलर। मिल्की वाइट चैलयूरिया, जैसे कि चैलयूरिया का मतलब क्या होता है, जैसे कोई फैट का डिपोजिशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। जब फैट जब ज़्यादा बनने लग जाता है हमारी बॉडी, तो यूरिन के थ्रू भी वो बाहर निकलता है, जिसको हम बोलते हैं चैलयूरिया, ठीक है। रेड ऑरेंज, तो रेड ऑरेंज और मिस्केरेंज बेस्ड, आगे देखते हैं रेड ऑरेंज एंड फ्लोरेसेंस विथ पॉलीफाइरिया। यानी कि यहाँ पे देखिए बेसिकली सबके आगे लिखा हुआ है कि क्या कंडीशन है, क्या कलर है, कौन सा यूरिन है, किस वजह से होता है। और आपको जब हम इसको कलेक्ट करते हैं सैंपल को, तो आपको देखिए कैसा दिखता है ये, ठीक है। तो ये ऐसा दिखता है यूरिन, एक मिनट। देखिए यहाँ पे यूरिन कलर दिख रहा है आपको, थोड़ा सा ब्राउन है, रेड है, येलो है, पेल येलो है, डार्क येलो है। तो कोई ना कोई तो पेशेंट को कोई डिजीज होती है जब भी उनके यूरिन के कलर चेंज होते हैं। कोई मेडिसिन भी लेता है, कोई एंटीबायोटिक भी खाता है, उसमें भी यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। तो हमें थोड़ा अपनी फिजिकल कंडीशन से समझना पड़ेगा कि हमारे यूरिन का कलर इस तरह का क्यों आ रहा है। आगे देखते हैं अपीयरेंस। तो देखो बच्चों, अपीयरेंस देखो दो तरह की होती हैं। या तो यूरिन होगा, क्लियर यूरिन होगा, लेकिन क्लाउडी यूरिन क्या है, येलो तो है, ये पेल येलो कलर तो है, बट क्या है, पेल येलो कलर के साथ ये यूरिन के साथ क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं इस यूरिन को लाइट के अगेंस्ट रखूंगी ना, लाइट के अगेंस्ट में, यानी कि पीछे की साइड से इससे जो कलर जो भी दिख रही है चीज़ आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखनी चाहिए। क्यों, क्योंकि लाइट के अगेंस्ट में अपीयरेंस इसकी अच्छी आती है। The normal freshly voided urine is clean and appearance से फॉर्मी यूरिन occurs in the presence of excess protein and bilirubin। जैसे मान लीजिए किसी यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा झाग बन रहे हैं, तो उसके रीज़न क्या हो सकता है, प्रोटीन या बिलिरुबिन हो सकता है। यहाँ नीचे भी हमने दे रखा है कि अपीयरेंस प्लेटलेट फॉर्मेंस, मतलब कि बॉडी स्ट्रिंग, यानी कि इसमें अल्कलाइन यूरिन है। डायनोसिस का मतलब क्या है यहाँ पर, तो डायरोसिस ऑफ, एक मिनट सॉरी, डायनोसिस नहीं है, डिसअपियर ऑन एडिशन द ट्रोप ऑफ डायूरेटिक एसिड, पिंक एंड क्लाउडी इन यूरिन, यानी कि अमोर्फस यूरेटा जब प्रेजेंट होते हैं तो डिजोल्व इन वार्मिंग। और यूनिफॉर्मली ड्यूटी डू नॉट सेटल, डू नॉट, एक मिनट इसको मैं हटाती हूँ पहले ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो पिंक एंड क्लाउडी इन एसिडिक यूरिन, यानी कि जब बहुत ज़्यादा एसिड यूरिन हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, वार्मिंग की कंडीशन होती है, साथ में पिंक कलर क्लाउडी जैसा हो जाएगा अमोर्फस की वजह से, यानी बिखरे हुए चीज़ें रहती है इसके अंदर। पस सेल यानी कि टर्बिडिटी अगर प्रेजेंट है, यानी किसी पेशेंट के अंदर न्यूट्रोफिल ज़्यादा निकल रही है तो वो क्या होगा, पस सेल इसके अंदर ज़्यादा मिलेगी। बैक्टीरिया क्या होगा, यूनिफॉर्मली डू नॉट सेटल एट द बॉटम फॉर्मिंग सेंट्रीफ्यूजन, यानी कि इसमें क्या होगा, जो बैक्टीरिया होगा ना वो नीचे क्लाउडी फॉर्म एक तो जनरेट करेगा, साथ में सेटल डाउन नहीं होता है कहाँ पर, यूरिन के अंदर। जब बाकी पूरा यूरिन सैंपल लेते हैं उसके बाद उसको भी करते हैं तो उसके अंदर हमें वो चीज़ें दिखाई देती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका अपीयरेंस।
अब है आगे फिजिकल एग्जामिनेशन में ऑर्डर। तो देखिए ऑर्डर का मतलब होता है गंध। तो गंध जब किसी चीज़ की हमें जब जब कोई चीज़ सड़ जाती है या कुछ अच्छी खुशबू आती है तो बेसिकली वो सब किस में आता है, ऑर्डर में आता है। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, गंध। ठीक है, तो गंध कब कब आती है, जैसे एरोमेटिक हो गया, फ्रेशली पास कोई यूरिन है जिसमें कि नॉर्मली किसने फ्रेशली यूरिन पास किया है तो उसमें एरोमेटिक जैसी स्मेल आती है। पंजेंट स्ट्रॉन्ग कब आती है, जब आप गार्लिक वगैरह खाते हैं, एस्पेरागस या एंटीबायोटिक खाते हैं। रोटन या स्मेल, रोटन स्मेल मतलब जैसे कोई चूहे मरने की स्मेल आती है, फाउल स्मेलिंग आती है, यूटीआई हो जाता है, बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। स्वीटी या फ्रूटी ऑर्डर आएगी कब, जब शुगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एनोमिया ऑर्डर कब आएगी, जब ये यूरिन स्टेट, जब हम ये यूरिन स्टेल और यूरिन पॉसिबल यूटीआई, यानी कि कहने का मतलब है जब कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा यूटीआई से सफ़र कर रहा होता है ना तो उसका यूरिन अमोनियोटिक हो जाता है। फिशी ऑर्डर, मान लीजिए फिशी ऑर्डर का मतलब है यूटीआई हो रहा है, जिस तमिलनाडु मुझे मैं इसका नाम दिया था। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसे टाइप्स दे रखे हैं ऑर्डर के जो कि आपको समझने हैं और उसको याद करने हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि द डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को दूसरी भाषा में हम क्या बोल सकते हैं, भारी, या फिर घनत्व, या फिर इंग्लिश में डेंसिटी। It is also now related to mass density. It is used to measure the concentrating diluting power of kidney. It is an effort to maintain hemostasis in the body. Indicate the relative proportion of dissolved solid component to total volume of the specimen. यूरिया, सोडियम क्लोराइड या फिर सल्फेट फॉस्फेट नॉर्मली कंट्रीब्यूट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। नीचे इसकी रेंज देख रही है, नॉर्मल रेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि आपका यूरिन का सैंपल जो है रिलेटिव मास डेंसिटी किस पर डिपेंड करेगी, उस यूरिन के अंदर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूट से। अगर वो कॉन्स्टिट्यूट बहुत ज़्यादा है तो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगी, अगर कम है तो वो कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसको हम चेक कैसे करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को, द मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में हमें क्या देखना है, यूरिनोमीटर को देखना है। तो देखिए बेसिकली मैं आपको डेटा डायग्राम बता दूं, ये एक मेजरिंग सिलेंडर है, इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर ये क्या डला हुआ है, बीचों बीच यूरिनोमीटर। ठीक है, यूरिनोमीटर ये सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है, ये भी सिलेंडर फॉर्म में होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसके लिए भी इसको नाम से जानते हैं, और इसमें रीडिंग लेवल होता है, यानी सरफेस के अंदर जहाँ तक भी ये मीटर गया है और जहाँ पे भी इसकी मार्किंग हो रखी है ना, वहाँ तक हम यूरिनोमीटर से यूरिन को चेक कर सकते हैं। नीचे इसका ये मरकरी बल्ब दे रखा है, देखिए बेसिकली ये मरकरी बल्ब है नीचे वाला ब्लैक कलर का, और ऊपर यहाँ पे क्या दे रखे हैं, ऊपर हमने इसमें नंबर दे रखे हैं। जैसे ही इसको हम यूरिन में डालेंगे जिस सतह पर ये रहेगा वहीं पर इसकी रीडिंग कैच कर ली जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का समझ में आया होगा। मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, अदर मेथड जैसे रिएजेंट स्ट्रिप, पीएच और एब्नॉर्मल, जैसे कि हम क्या करते हैं लैब में आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, यूरिन एनालाइजर भी आ गया है, स्ट्रिप मेथड भी आ गया है। स्ट्रिप मेथड में सिर्फ ग्रेविटी लिखा रहेगा, डब्बे पे उसके कलर होने वाले चेंजेस भी बने रहेंगे, आपको बस स्ट्रिप को मैच करना है इसके कंटेनर से कि उसमें यूरिन का कलर किस तरह से आ रहा है, तो हम उससे चेक कर सकते हैं। रिफ्रैक्टोमीटर और फिलिंग ड्रॉप मेथड, यानी और भी ऐसे मेथड्स हैं, लेकिन हमको ध्यान किसका रखना है, रिएजेंट स्ट्रिप मेथड का और साथ में यूरिनोमीटर का। पीएच की बात करें तो एबिलिटी टू मेंटेन नॉर्मल हाइड्रोजन आयन। पीएच क्या होता है, बेसिकली किसी भी मीडियम में या लिक्विड मीडियम में उसके अंदर कितने तो एच आयन और कितने हाइड्रोजन आयन है, बेसिकली हम ये चीज़ें चेक करते हैं। तो यहाँ पे किडनी में जो पीएच आ रहा है, यहाँ जो किडनी में जो पीएच आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि नॉर्मल किडनी आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग यूरिन, पीएच ऑफ विच वेरीज 4.2 स्लाइटली हायर देन 8.0, यानी इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 4.5 से 8.0 तक होती है बेसिकली वैसे तो। लेकिन हम इसमें आगे ये बताएंगे, एक मिनट, कि पीएच बिलो 7 इंडिकेट यूरिन एसिडिक, और अगर ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, एल्कलाइन। यानी कि जैसे ये स्केल है तो यहाँ पे क्या है, 7 है, यहाँ 14 है, इससे नीचे गया तो एसिडिक हो गया और इससे ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, एल्कलाइन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो पीएच का मतलब ये है कि उस पेशेंट के यूरिन के अंदर कितने हाइड्रोजन आयन उसके अंदर प्रेजेंट हैं। यूरिन का जो पीएच है वो किसको आगे जाके बताता है
क्रिस्टल पे भी ये बहुत इफेक्ट करता है कि पेशेंट के एसिडिक क्रिस्टल आ रहे हैं कि अल्कलाइन क्रिस्टल आ रहे हैं, जो कि मैं आपको माइक्रोस्कोपी में समझाऊंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है कि पेशेंट का यूरिन का आपने दे दिया है 4 एसिडिक यूरिन है और क्रिस्टल दे दिया आपने अल्कलाइन क्रिस्टल, तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको रिपोर्ट को कोरिलेट करना पड़ेगा फिजिकल से माइक्रोस्कोपी को। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे कि उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर देखें एक बार, तो फिजियोलॉजिकली बेसिस पे देखें तो एसिडिक यूरिन कब कब निकलता है, जब स्टारवेशन होता है यानी भूखे होते हैं। ये पोस्टप्रांटल अल्कलाइन क्रिस्टल है जब खाना खाने के बाद की, जब आप देते हैं सैंपल अपना, तो उस कंडीशन में अल्कलाइन हो जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब कि पानी की कमी की वजह से हो जाता है, जबकि यहाँ पे वेजिटेरियन डाइट की वजह से अल्कलाइन होता है। मैस्कुलर फैटिग होता है। पैथोलॉजिकल में देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीटोन निकलते हैं, कोई फेब्राइल इलनेस होती है या कोई एसिडिफिकेशन थेरेपी यूटीआई के चल रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यूटीआई विद यूरियस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। अब यूरियस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे वर्ड किसके लिए आया है, जैसे बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया क्या करते हैं, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो यूरियस एंजाइम रिलीज करते हैं और जिसकी वजह से यूरिन क्या हो जाता है, अल्कलाइन कंडीशन में चला जाता है। एसिडिफिकेशन थेरेपी इन यूटीआई, कोई किसी पेशेंट के अंदर कोई एसिडिफिकेशन हो रहा है यूटीआई के दौरान, तो उस टाइम भी यूरिन का नेचर कैसा हो जाता है, एसिडिक। तो सैलिसिलिटिक इंटॉक्सिकेशन यानी कि कोई भी सैलिसिलिटी या कोई आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें आपके इंटॉक्सिनेशन तो नहीं हो गया, तो उस टाइम भी आपका एल्कलाइन का प्रॉब्लम हो सकता है। नॉन कीटोइक एसिडोसिस यानी कि जरूरी नहीं है कीटोन की वजह से ही हो, नॉन कीटो एसिडोसिस भी हमारी बॉडी के अंदर बनते रहते हैं जिसकी वजह से यूरिन एसिडिक हो जाता है। यहाँ पे यूरिनरी रिटेंशन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, कोई आपकी बॉडी के अंदर यूटीआई मार्ग के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो उस टाइम भी यूरिन का जो होता है अल्कलाइन नेचर हो जाता है। इन्फेक्शन विथ इकोलाई, जैसे इकोलाई जैसे जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या है, काफ़ी एसिड प्रोड्यूसिंग होते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं जिसकी वजह से हमारे यूरिन कैसा हो जाता है, एसिडिक। या फिर कोई क्रॉनिक रीनल फेलियर या किडनी फेल हो जाती है या कोई अल्कोलाइसिस हो जाता है सिस्टमेटिक, बॉडी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है रीनल से रिलेटेड, तो वहाँ पर भी अल्कोलाइसिस वाली कंडीशन बन जाती है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और सही है। इसके सारे क्या हैं, बेसिकली डिफरेंस है। एक और लास्ट मेथड बचा है पीएच का रिएजेंट हिस्ट्री मेथड है जो कि काफ़ी ओल्ड मेथड है। लिटमस पेपर, आपको ध्यान हो हम जब छोटे थे तो हमारी लैब में एक लिटमस पेपर यूज़ करते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे एक क्या किया, एक यूरिन की ड्रॉप के अंदर जैसे इसको डिप किया, तो डिप करने के बाद यहाँ पे फटाक से यहाँ पे क्या हो गया, यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पे यूरिन का कलर चेंज हो रहा है। उस कलर को फिर हम अपने मैच करते थे अपने इंडिकेटर से, तो उसमें पता चल जाता था कि पीएच कितना आ रहा है। तो क्या करेंगे, ये लिटमस पेपर स्ट्रिप को यूरिन के अंदर डालेंगे, कलर चेंज हो जाएगा तो टर्न हो जाएगा। अगर एसिडिक होगा तो वो लिटमस रेड हो जाएगा, एल्कलाइन होगा तो वो ब्लू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो ये ब्लू कलर दिखा रहा है इसका मतलब ये है कि ये वाला जो यूरिन है ब्लू वाला वो एल्कलाइन फॉर्म में है। यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा रेडिश फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब ये यूरिन कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, और बाकी ब्लू एंड रेड टर्न पर्पल नेचुरल, अगर वो पर्पल कलर में जा रहा है तो मतलब कि वो नेचुरल कलर है। आगे ये लेक्चर कंटिन्यू रहेगा क्योंकि आगे मैं आपको पार्ट सेकंड में इसका पढ़ाऊंगी। फाइनली क्या पढ़ाऊंगी मैं इसका, केमिकल और आगे माइक्रोस्कोपी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग यूरिन एनालिसिस एंड वेट फॉर सेकंड पार्ट, जल्दी आएगा, बने रहिए आप वीडियो में। थैंक यू।